ऐसा स्टार्टअप जिसका फाउंडर स्कूल में हमेशा सेकंड लास्ट आता था और जो कंपनी पिछले 15 साल में एटलीस्ट 6 बार आउट ऑफ मनी हो गई है। और तो और इस कंपनी के सेल्स 90% तक गिर गए थे कोविड के दौरान। एंड जैसे ही इसकी आईपीओ में लिस्टिंग हुई अगले 6 महीने में 70% तक ये गिर गया और जो अराउंड 2022 तक 347 करोड़ के लॉस में था। और यही जोमेटो बन गया है एक इंस्पिरेशन फॉर ऑल इंडियन स्टार्टअप्स। कोई भी स्टार्टअप का फाउंडेशन ले करते हैं उनके फाउंडर्स, और जोमेटो के फाउंडर्स हैं दीपिंदर गोयल और पंकज चड्ढा। दीपिंदर गोयल ने बहुत पहले से ही फूड डिलीवरी स्टार्टअप चालू कर दिया था, पर उनको बाद में ज्वाइन किया पंकज ने। तो शुरुआत एक्चुअली दीपिंदर से हुई थी, तो हम भी उन्हीं की स्टोरी के साथ शुरुआत करते हैं। तो हुआ यूं कि दीपिंदर जब 8th स्टैंडर्ड में थे, उनकी क्लास की स्ट्रेंथ थी 36 स्टूडेंट्स की और उनका रैंक क्या था 35th रैंक। तो इसी वजह से उनके काफी क्लासमेट्स उनका मजाक उड़ाते थे और ये तो किसी पेरेंट को देखने से ना रहा कि बच्चा अच्छा स्कोर नहीं कर रहा है। तो उनके फादर ने क्या किया कि प्रिंसिपल से जाके बात की और एक सेटिंग करा दी कि जहाँ दीपिंदर को ये स्ट्रगल ना करना पड़े। तो जब अगली बार एग्जाम हुआ तो एक टीचर आया दीपिंदर के पास और सारे आंसर बता दिए एग्जाम के, जिस वजह से जब रिजल्ट आया तब पता चला कि वो 3rd आ गए क्लास में। उसी वजह से उनके सारे दोस्त जो क्लास में थे उनको रिस्पेक्ट देने लगे, और रिस्पेक्ट किसको नहीं पसंद, राइट? तो यही रिस्पेक्ट मेंटेन करने के लिए अगली बार जब एग्जाम हुआ तब उन्होंने अपने पापा के वॉलेट से थोड़े पैसे चुराए और कॉपी वाले के पास गए होपिंग टू गेट सम एग्जाम पेपर्स। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और इसी वजह से उनको मेहनत करनी पड़ी खुद से, और वो मेहनत करके 5th आई क्लास में, है ना अमेजिंग, लाइक विदाउट चीटिंग। ये कैनन इवेंट सॉर्ट्स था उनके लाइफ में, जहां उनको रियलाइज हुआ कि सब लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा। और इसी वजह से जब वो 10th क्लास में आए उन्होंने डिसाइड किया कि उनको IIT में जाना है। एंड उसी वजह से उन्होंने 2 साल बहुत हार्डवर्क किया और IIT दिल्ली में एडमिशन पाया। और वहाँ ही IIT दिल्ली में उनको आइडिया आया फूड स्टार्टअप का पिज्जा खाते हुए। तो हुआ ये कि फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज में उनको बड़ी क्रेविंग आई पिज्जा खाने की, और उस टाइम पे एक ही पिज्जा आउटलेट था जो डिलीवर करता था, डोमिनोज। तो लेकिन उसका प्रोसेस ना काफी लेंथी था। पहले क्या करना पड़ता था, जोमेटो जैसा कोई डिलीवरी बिजनेस तो था नहीं। पहले आपको जाके डोमिनोज की वेबसाइट पे मेन्यू चेक करना पड़ता था। मेन्यू चेक करने के बाद अपने पास वाले डोमिनोज रेस्टोरेंट में कॉल करना था, फिर अपना एड्रेस बताना था, फिर अपने डिलीवरी पार्टनर के साथ कोऑर्डिनेट भी करना था, है ना, थोड़ा लेंथी प्रोसेस। तो उनको ये थोड़ा काफी कॉम्प्लिकेटेड लगा और उनको लगा तभी कि इसको सिंपल बना सकते हैं। पर उन्होंने ना उस टाइम पे ज्यादा सोचा नहीं और बस पिज्जा खा के सो गए। और फिर आया कैंपस प्लेसमेंट। कैंपस प्लेसमेंट में उनको हर एक कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया और इसी वजह से उन्होंने सोचा अभी कोई कंपनी ले नहीं रहा है तो खुद की कंपनी बना लेते हैं। लाइक इमेजिन इफ वन ऑफ हिज ड्रीम कंपनी हैड एक्सेप्टेड हिम, तो जोमेटो आज होता ही नहीं शायद। तो इसी वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक खुद का बिजनेस चालू करेंगे। उनके पास तो था ही अपना आइडिया, फिर बीटेक डिग्री, और अभी तो टाइम भी था बिकॉज सारी कंपनीज ने रिजेक्ट कर दिया। तो उसी वक्त उन्होंने डिसाइड किया कि अभी तो अपना खुद का बिजनेस कर ही लेते हैं, क्या ही जा रहा है। इसकी शुरुआत करने के लिए उन्होंने लॉन्च किया foodlet.com, उनका पहला फूड बिजनेस इन 2005। बट दिस वाज एक्चुअली अ ह्यूज फ्लॉप ड्यू टू 2 रीजंस। पहले तो लिमिटेड रिसोर्सेज, जिस वजह से he could only sign 2 to 4 restaurants max. Second was, it was way too ahead of its time. दीपिंदर ने अपने एक इंटरव्यू में बोला है, I started the first online food ordering company in India ever. It did not work. 2005 was way too early. फिर उनको ये एक्सपीरियंस करने के बाद लगा कि मे बी entrepreneurship is not his cup of tea. So he was like, he started searching a job in 2006 and he got selected in Bain & Company, जहाँ इंटरव्यूअर्स बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गए दीपिंदर के entrepreneurial spirit और आइडिया से, क्योंकि उन्होंने अपने इंटरव्यू में फूडलेट के बारे में बात की थी। एंड आफ्टर वर्किंग इन द कंपनी फॉर अ व्हाइल ही रियलाइज कि पूरे सिटी के रेस्टोरेंट्स कलेक्ट करना थोड़ा इम्पॉसिबल टास्क है। मे बी ही कुड स्टार्ट विद अ ऑफिस कैंटीन। तो उन्होंने क्या किया, ऑफिस के आजू बाजू जो भी रेस्टोरेंट्स है उनका डिटेल लिया, उनके मेन्यू कार्ड्स, फोन नंबर्स, और एक प्रोटोटाइप बना के अपने कलीग्स को दिखाया। कलीग्स को ये मॉडल काफी मस्त लगा, क्योंकि है ना वो डेस्क पे बैठे बैठे मेन्यूज चेक कर सकते हैं एक ही स्पॉट पे और नंबर देके कॉल करके ऑर्डर कर सकते थे। अपने कलीग से इतना अच्छा रिस्पांस मिलने की वजह से दीपिंदर ने डिसाइड किया कि ही शुड रीलॉन्च अ स्टार्टअप। इन 2008 ही रीलॉन्च्ड अ स्टार्टअप विद द नेम foodiepay.com। फूडलेट क्यों नहीं, क्योंकि उनको लगा कि ये बैड लक होगा
थिंकिंग कि पहला लॉस वाला स्टार्टअप या पहला फेल्ड स्टार्टअप का सेम नाम नहीं लाना चाहिए व्हेन रीलॉन्चिंग अ न्यू थिंग। तो द न्यू नेम फूडी बे। तो फूडी बे वाज अ रेस्टोरेंट लिस्टिंग एंड रिकमेंडेशन पोर्टल, और इसी चीज के लिए दीपिंदर और उनके वाइफ हर वीकेंड अलग अलग रेस्टोरेंट्स जाते थे और उधर के मेन्यू स्कैन करके अपलोड करते थे वेबसाइट पर ये सब करने के बाद भी दिस वाज नॉट अ सक्सेस, क्योंकि ट्रैफिक आ ही नहीं रहा था वेबसाइट पे। और तब वो सोचने लगे कि प्रॉब्लम क्या है अभी, लाइक इज इट टू अर्ली, समथिंग इज नॉट वर्किंग, या रिसोर्सेस नहीं है, क्या है, उनको समझ नहीं आ रहा था। एंड दैट इज व्हेन द को-फाउंडर ऑफ द स्टार्टअप कम्स इनटू द सीन, पंकज चड्ढा। पंकज वाज इन द सेम कंपनी दैट दीपिंदर वर्कड एंड वाज एन IIT ग्रेजुएट। ये दोनों अक्सर फूसबॉल खेला करते थे, और एक दिन फूसबॉल खेलते खेलते दीपिंदर ने पंकज को बताया फूडी बे के बारे में, और मजाक मजाक में पंकज ने अपने Gtalk के स्टेटस पे डाल दिया, गो चेक आउट foodiebay.com, जिस वजह से थोड़ा बहुत ट्रैफिक आया वो वेबसाइट पर फ्रेंड्स एंड फैमिली की वजह से। फिर इवेंचुअली आफ्टर लॉट ऑफ डिस्कशंस दीपिंदर कन्विंस्ड पंकज टू जॉइन फूडी बे। तो आफ्टर वर्क एंड ऑन वीकेंड्स दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन फूडी बे, और ये बहुत सही टाइम था ये स्टार्टअप के लिए, क्योंकि 2006 से लेके 2009 में इंडिया में हो रहा था स्मार्टफोन रेवोल्यूशन, और काफी सारी फूड वेबसाइट्स भी पॉपुलर हो रही थी, जैसे hungrybangalore.com, बर्प, टेस्टी खाना और बाइट क्वेस्ट। ये सारे वेबसाइट्स फूडी बे को बहुत अच्छा कंपटीशन दे रही थी, बट दिस कंपटीशन एक्चुअली प्रूव टू बी फेवरेबल, क्योंकि ये कंपटीशन देके बहुत सारे न्यूज चैनल्स ने ये सारे वेबसाइट्स को कवर किया, जिस वजह से अ लॉट ऑफ पीपल केम टू नो अबाउट देम and indirectly increased the traffic on their websites. By the end of 2008, Foodie Bay के पास दिल्ली NCR से 1400 रेस्टोरेंट्स के मेन्यू अपलोडेड थे। ये नंबर 2009 में 2000 तक पहुंच गया था। सेम ईयर में Foodie Bay मुंबई, बैंगलोर और कोलकाता में भी लॉन्च हो गया था, और अपने कंपटीशन को बीट करने के लिए ये रेगुलरली न्यू फीचर्स ला रहा था, जैसे कि रिव्यूज एंड रेटिंग्स, पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस एंड पर्सनल फेवरेट लिस्ट। प्लस हर महीने 1 लाख विजिटर्स को मोनेटाइज करने के लिए दीपिंदर एंड पंकज ऑल्सो स्टार्टेड एड्स ऑन देयर वेबसाइट। फिर वो मोमेंट आया जहां इनको समझ आया कि मे बी दे हैव टू परस्यू फूडी बे फुल टाइम। नवंबर 2009 में दे बोथ क्विट बेन एंड कंपनी, और ये फूडी बे को एक्सपैंड करने के लिए इनको चाहिए था फंडिंग, और ये फंडिंग आया एक कोल्ड ईमेल के रूप में, और वो कोल्ड ईमेल आया संजीव बिखचंदानी से, जो थे InfoEdge के फाउंडर, which was the biggest internet company at that time. Sanjeev was already an investor in many food startups, and he was already a regular customer of Foodie Bay, and he wanted to become an investor in Foodie Bay by investing $1 million. ये ऑफर एक्सेप्ट किया दीपिंदर ने by replying to the email, and next 2 rounds of funding भी InfoEdge से ही रेस किया for an equity of 15.3%. By the way, InfoEdge is still an investor in Zomato, और उनके इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स हो गए हैं 1050 टाइम्स, ऑल बिकॉज दे ट्रस्टेड अ फूड स्टार्टअप राइट इन द बिगिनिंग। फिर नवंबर 2013 में फूडी बे ने अपना सीरीज डी राउंड रेस किया सिक्वाया कैपिटल से, जहां एक तरफ स्विगी, उबर ईट्स जैसे कोई भी फूड डिलीवरी एप्स अभी तक लॉन्च नहीं हुए थे। फूडी बे हैड ऑलरेडी रेस्ड 4 राउंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, पर ना इन्वेस्टर्स को इसके नाम से थोड़ा प्रॉब्लम होने लगा। इसके 2 रीजन थे। पहले तो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेम फूड से क्या होता है कि कस्टमर्स कंफ्यूज हो जाते हैं इफ दे हैड टू expand to other categories. And second था the suffix of the name, eBay, which correlated a lot to eBay.com. तो before eBay sued them, they were like कि नाम चेंज करना चाहिए। इसलिए in 2010 दीपिंदर एंड पंकज decided to change the name. तो उन्होंने नया नाम क्या रखा होगा, सोचो, गेस करो। Zomato, तो they wanted something universal and familiar, and इसी वजह से उन्होंने नाम Zomato रखा, like something which rhymes with tomato but with a zing to it, so Zomato. And guess what? नाम चेंज करने के 2-3 दिन बाद ही eBay ने उनको एक लीगल नोटिस भी भेजा। अगर वो लोग ने 1 वीक का भी डिले किया होता ना नाम चेंज करने के लिए, तो उनको बहुत ज्यादा लीगल फाइन्स भरनी पड़ती थी। 2014 में Zomato ने चालू किया ग्लोबल एक्सपेंशन थ्रू एक्विजिशंस, जिसमें फर्स्ट एवर एक्विजिशन था मेन्यू मैनिया का, जो Zomato की ही तरह न्यूजीलैंड में फूड आउटलेट्स की लिस्ट एंड मेन्यूज की ऑनलाइन डायरेक्टरी प्रोवाइड करता था। इसके बाद इट एक्वायर्ड चेक रिपब्लिक की लंच टाइम एंड स्लोवाकिया की ओबिडोवाट। ये दोनों वेबसाइट्स भी अपने कंट्रीज की रेस्टोरेंट गाइड्स ही थी। फिर सितंबर में Zomato ने पोलैंड बेस्ड गैस्ट्रोनॉ के नाम के रेस्टोरेंट सर्च सर्विस को भी खरीद लिया। इट एंडेड इट्स ईयर ऑफ एक्विजिशंस विद एन इटालियन रेस्टोरेंट सर्च सर्विस Sbando. एज अ रिजल्ट मई 2015 में Zomato का 1 डजन से भी ज्यादा कंट्रीज में सब्सिडरीज थी। इनका मोटिव बिहाइंड दिस वाज टू बीट जर्मनी का फूड पांडा, जो ऑलरेडी 40+ कंट्रीज में ऑपरेशनल था। 2015 से पहले Zomato सिर्फ रेस्टोरेंट की लिस्टिंग करता था, बट इन 2015 दे स्टार्टेड द डिलीवरी सर्विस आल्सो बाय पार्टनरिंग विद कंपनीज सच एज Delivery एंड Grab। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि Zomato, इवन दो इट लॉन्च्ड लॉन्ग बिफोर स्विगी,
स्विगी वॉज द फर्स्ट वन टू स्टार्ट फूड डिलीवरी बिजनेस, पर जोमेटो ना पीछे ना रहा। एज सून एज इट लॉन्च इट्स फूड डिलीवरी बिजनेस इन 2015, उनके लिए बहुत इजी था क्योंकि दे ऑलरेडी हैड गुड टाइज विद रेस्टोरेंट सिंस 2008, तो दे कुड एक्सपैंड देयर नेटवर्क्स क्वाइट इजीली। लेकिन जोमेटो को ये भी पता था कि जल्दी से जल्दी मार्केट कैप्चर करना पड़ेगा टू बीट द कॉम्पिटिशन, और इसी वजह से उन्होंने बहुत सारी टैक्टिक्स अप्लाई की, जिसमें से एक था एडल्ट वेबसाइट्स पर एड चलाना, और ये वेबसाइट पर एड चलाने का कॉस्ट 1/10 ही था। दिसंबर 2015 में जोमेटो ने ये रिवील किया कि वो एड्स एडल्ट वेबसाइट्स पर चलाते हैं क्योंकि ये वेबसाइट्स इंडियंस की नाइट टाइम में वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड वेबसाइट्स होती थी। ऐसा करने से ये अच्छे चांसेस थे कि जोमेटो को लेट नाइट डिलीवरी ऑर्डर्स मिल सके, पर इस कैंपेन में कस्टमर्स का मिक्स्ड रिएक्शन देख के जोमेटो ने ये 2 दिन में ही बंद कर दिया। इसके अलावा जोमेटो ने कुछ टेक्निकली स्मार्ट एक्विजिशंस भी किए, जैसे कि इट एक्वायर्ड अ टेबल रिजर्वेशन प्लेटफॉर्म नेक्स्ट टेबल, देन इट आल्सो एक्वायर्ड स्पार्स लैब्स फॉर इट्स रियल टाइम डिलीवरी लोकेशन ट्रैकिंग। इन एक्विजिशंस ने जोमेटो को हेल्प किया 2016 में लॉन्च करने के लिए टेबल रिजर्वेशंस और रियल टाइम डिलीवरी ट्रैकिंग, पर ये सब करने के बाद भी FY 2015 to 2016 में जोमेटो पोस्टेड अ लॉस ऑफ 590 करोड़। ये सब लॉस रिकवर करने के लिए और कस्टमर्स को स्विगी पे शिफ्ट होने से रोकने के लिए 2017 में अपना सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल चालू किया, जोमेटो गोल्ड, जिसके मेंबर्स को मिलते थे ऑफर्स और डिस्काउंट्स डिलीवरी एंड डाइनिंग पे। इन सब इनोवेशंस एंड एक्विजिशंस की वजह से जोमेटो 24 कंट्रीज और 10,000 सिटीज में था। इसके बाद 2018 में ही जोमेटो रेस करता है $200 मिलियन एंड फाइनेंशियल्स के साथ, और इसी फंडिंग ने उनको बना दिया एक यूनिकॉर्न विथ $1.1 बिलियन वैल्यूएशन। जिस वेबसाइट पर मुश्किल से 100 लोग भी नहीं आते थे, वो बन गया था अब एक यूनिकॉर्न। पर जोमेटो के यूनिकॉर्न बनने के 1 महीने बाद ही उनके को फाउंडर पंकज चड्ढा ने रिजाइन कर दिया। उनके ट्विटर पोस्ट में कहा था कि उनको कुछ नया ट्राई करना है, और इसी वजह से उन्होंने रिजाइन कर दिया। पर जोमेटो यूनिकॉर्न तो बन गया, पर प्रॉफिटेबल नहीं बन पाया। 2018 के एंड में जोमेटो ने लॉन्च किया अपना मल्टी सिटी फूड कार्निवल जोमालैंड, अपनी ब्रांड प्रेजेंस और रेस्टोरेंट नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। सेम ईयर में जोमेटो ने अपना नया वर्टिकल हाइपर प्योर भी लॉन्च किया अपने पार्टनर रेस्टोरेंट्स को किचन सप्लाईज प्रोवाइड करने के लिए। पर जब FY 2019 का रिजल्ट आया तब पता चला कि जोमेटो का लॉस तो 9.4 टाइम से बढ़ गया है। 106 करोड़ रुपीज से लॉसेस सीधा 1001 करोड़ रुपीज हो गए थे। ऐसा होने के 2 रीजन थे। पहला तो 2019 में बहुत सारे डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स ने प्रोटेस्ट किया था। मुंबई, बैंगलोर, कोलकाता जैसे काफी सारी सिटीज में हंड्रेड्स ऑफ जोमेटो एग्जीक्यूटिव्स स्ट्राइक्स पर चले गए थे, क्योंकि उनको जो इंसेंटिव्स और बेनिफिट्स मिलते थे वो सब बंद हो गए थे। जैसे तैसे जोमेटो ने ये प्रोटेस्ट तो बंद तो कर दिया, पर उसके अलावा एक और चीज थी कि वो एडवर्टाइजिंग पे बहुत ज्यादा स्पेंड कर रहे थे। अपने रेवेन्यू का 34% वो लोग स्पेंड करते थे, और उनको लगता था इसमें बुरा क्या है। जोमेटो के लिए 2019 से भी ज्यादा बुरा प्रूव हुआ 2020, जहां कोविड के फर्स्ट वेव में उनका बिजनेस सीधा 90% से कम हो गया, क्योंकि सारे रेस्टोरेंट्स बंद थे, डिलीवरीज बंद थे, तो रेवेन्यू भी तो बंद होना ही था। और एक ऐसा टाइम था जहां जोमेटो के पास सिर्फ 6 मंथ्स का कैश रनवे बचा था, और इसी वजह से उनको चाहिए था फंडिंग। तो उन्होंने सोचा कि एंड फाइनेंशियल्स के पास वापस जाएंगे। पर उसी टाइम पर इंडिया चाइना बॉर्डर पर आर्मी के क्लैशेस चालू हुए, जिसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने एक न्यू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का रूल निकाला, जहां अगर कोई इंडियन कंपनी को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहिए कोई नेबरिंग कंपनी से, तो गवर्नमेंट का अप्रूवल लगेगा। और एंड फाइनेंशियल वाज अ चाइनीज कंपनी, तो अप्रूवल तो मिलने से रहा, जिस वजह से उनके पास एक ही ऑप्शन बचा था, IPO यानी कि शेयर मार्केट में एंट्री। ये वो टाइम था जहां जोमेटो इवन आफ्टर हैविंग अ $4 बिलियन का वैल्यूएशन, दे वर रेडी टू लिस्ट एट $500 मिलियन, मतलब एक 87% का डाउन वैल्यूएशन। ऐसा इसलिए था बिकॉज दे वर वेरी डेस्परेट टू कवर देयर लॉसेस एंड हैव सम कैश इन द बिजनेस। पर ना IPO लिस्टिंग का टाइम भी काफी सही था। IPO की वजह से कैश रन में आया, क्योंकि लोग कोविड की वजह से आउटसाइड फूड एज सच कंज्यूम नहीं कर पा रहे थे। कोविड हटने के बाद लोगों को बहुत ज्यादा आउटसाइड फूड कंज्यूम करना था, जिस वजह से जोमेटो का बिजनेस प्री कोविड एरा से भी ज्यादा बढ़ गया। इसके अलावा जोमेटो का IPO खुलने के थोड़े दिन पहले ही US का कंपनी DoorDash, जो एक सिमिलर फूड डिलीवरी सर्विस है, उनका IPO खुला था, और वो एक लॉस मेकिंग कंपनी होने के बाद भी एक काफी प्रीमियम प्राइस पर लिस्ट हुआ था, जिस वजह से जोमेटो के IPO का काफी हाइप क्रिएट हुआ इंडियन मार्केट में। एंड कोविड में तो बहुत से लोगों को स्टॉक मार्केट का एक्सपोजर भी मिला था। ये सभी रीजन से जोमेटो का IPO ओवर सब्सक्राइब हुआ था 38 टाइम्स से, और 23 जुलाई 2021 को 66 रुपीज की जगह 116 रुपीज में लिस्ट हुआ, मतलब पूरे 53% प्रीमियम प्राइस पे। पर ये हाइप धीरे धीरे कम हो रहा था, क्योंकि लिस्ट होने के बाद भी जोमेटो के लॉसेस भी बढ़ते ही जा रहे थे। एक्चुअली हुआ ये कि
जोमेटो को अपने कस्टमर्स और ऑर्डर्स रिटेन करने के लिए काफी सारे डिस्काउंट्स और रिवॉर्ड्स देने पड़े, क्योंकि थोड़े से भी प्राइस डिफरेंस में कस्टमर्स वुड स्विच टू अनदर ऐप, और इसी वजह से उनको इस सब पे काफी खर्चा करना पड़ा। और जोमेटो इन चैलेंजेस से लड़ ही रहा था कि 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर डिक्लेयर हो जाती है, जिस वजह से इन्वेस्टर्स पैनिक में आ जाते हैं और अपने शेयर सेल कर देते हैं। ये सिचुएशन और भी वर्स हो गई जब जोमेटो ने उसी साल डिक्लेयर किया कि वो ब्लिंकिट को एक्वायर करने वाला है 100% 4,447 करोड़ के लिए। ब्लिंकिट जो एक ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी स्टार्टअप है, जोमेटो इसमें पहले से एक अर्ली इन्वेस्टर था एंड दीपिंदर गोयल को इसमें काफी सारा पोटेंशियल दिखा एंड ही थॉट कि ये जोमेटो से भी बड़ा बन सकता है। इसलिए वो इन्वेस्टर्स के अगेंस्ट जाके ब्लिंकिट को पार्शियली से फुली एक्वायर कर लेते हैं। पर क्योंकि ब्लिंकिट भी एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, इसको खरीदकर जोमेटो ने अपने लॉसेस में इसके भी लॉसेस ऐड कर दिए। इसके अलावा जोमेटो ने अपनी प्रो मेंबरशिप भी अगस्त 2022 में बंद कर दी थी। फिर इन्वेस्टर्स ये सोचने लगे कि शायद जोमेटो अपने लॉयल कस्टमर्स को खो देंगे इस मूव में, और यही रीजन से काफी इन्वेस्टर्स ने अपने शेयर्स ऑफलोड किए। यहाँ तक कि इसके 2 बिगेस्ट शेयर होल्डर्स सिक्वाया एंड टाइगर ग्लोबल ने भी अपने कुछ % ऑफ शेयर्स सोल्ड आउट कर दिए। इन सब सीरीज ऑफ इवेंट्स की वजह से जोमेटो का शेयर प्राइस 70% से गिर गया। जो शेयर 150 में होता था वो अब 40 रुपीज हो गया था। इस टाइम पर जोमेटो को पता था कि उनका प्रॉफिटेबल होना काफी इंपॉर्टेंट हो गया था, और एक ही चीज उनको प्रॉफिटेबल बना सकती थी, बाय रिड्यूसिंग देयर एक्सपेंसेस एंड इंक्रीजिंग देयर रेवेन्यू। ये कैसे किया उन्होंने? 225 सिटीज में अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए। बट ऑपरेशंस बंद करने से उनका एक्सपेंस कैसे कम हो जाता है? लेट्स अंडरस्टैंड। एक्सपेंसेस कम करने के लिए जोमेटो ने की अपने अननेसेसरी एक्सपेंसेस कम। जोमेटो के केस में उसके 45% टोटल ऑर्डर्स उसके 5% यूजर्स से आते हैं, मेकिंग ओवर 50% ऑफ जोमेटो's टोटल ऑर्डर वैल्यू। Let's call these 5% top Zomato users the power users. Now ये समझ लो कि Zomato का ज्यादा फायदा अपने टोटल यूजर्स बढ़ाने में नहीं, बल्कि अपने टोटल पावर यूजर्स बढ़ाने में था, क्योंकि वही इसे एक्चुअल बिजनेस दे रहे थे। ये पावर यूजर्स यूजुअली टियर 1 और टियर 2 सिटीज में होते हैं, इसलिए Zomato ने अपने स्मॉलर सिटीज में सर्विसेज बंद कर दिया। फिर इसने अपने पावर यूजर्स के लिए रीलॉन्च किया Zomato गोल्ड मेंबरशिप, व्हिच वाज मोर एक्साइटिंग देन बिफोर बिकॉज ऑफ ऑन टाइम गारंटी, जो यूजर्स को एक फ्री डिस्काउंट कूपन देता था इफ द फूड वाज नॉट डिलीवर्ड ऑन टाइम। ये फीचर काफी हिट हुआ और नवंबर 2023 तक 38 लाख लोग जोमेटो गोल्ड मेंबर्स बन चुके थे। आज के टाइम पर जोमेटो को टोटल ऑर्डर वैल्यू में से 40% गोल्ड यूजर से आती है। इसके अलावा जोमेटो ने अपना रेस्टोरेंट कमीशन भी 2 से 6% कर दिया। ये सारे स्टेप्स काफी बेनिफिशियल प्रूव हुए जोमेटो के लॉसेस कम करने के लिए। पर 2 क्वार्टर के अंदर ही अंदर जोमेटो ने 347 करोड़ का लॉस कवर करके 2 करोड़ का प्रॉफिट भी पोस्ट किया। पर ये प्रॉफिट सिर्फ बोलने के लिए है, बिकॉज दिस प्रॉफिट वाज अ ट्रिक ऑफ एन अकाउंटिंग स्ट्रेटेजी, डेफर्ड टैक्सेस। तो होता ये है कि जब कंपनी प्रॉफिट नहीं बना रही भी होती तभी भी वो टैक्सेस पे करती है, और ये टैक्सेस वो आगे यूज कर सकती है एज अ फॉर्म ऑफ टैक्स क्रेडिट। तो जो भी टैक्स आप भरते हो लॉस मेकिंग के वक्त, वो आप आगे टैक्स क्रेडिट के फॉर्म पे रिडीम कर सकते हो अगर आप प्रॉफिटेबल होने वाले हो। ये कैसे यूज करते हैं? आपको बस गवर्नमेंट को प्रूव करना है कि आप प्रॉफिटेबल होने वाले हो, और इसी वजह से आपको टैक्स क्रेडिट यूज करने का परमिशन भी मिलेगा। ऐसा ही कुछ जोमेटो ने भी किया। 2023 के जून क्वार्टर में जोमेटो का था 15 करोड़ का लॉस, और तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना टैक्स क्रेडिट यूज करेंगे। उनके पास थे 17 करोड़ के टैक्स क्रेडिट, जिसको यूज करने के बाद उनका हुआ 2 करोड़ का प्रॉफिट। ये फर्स्ट ऐसा क्वार्टर था जोमेटो की लाइफ टाइम में जहां लॉस की जगह प्रॉफिट पोस्ट हुआ। जिस दिन ये न्यूज आउट हुई, जोमेटो वाज द लार्जेस्ट गेनर इन द मार्केट विद एन 11% जंप। ये वही टाइम था जहां ब्लिंकिट की परफॉर्मेंस भी काफी इंप्रूव होने लगी थी, एंड इसके रीजंस थे कि फेस्टिव सीजन्स का आना, ऑपरेशनल एफिशिएंसी और एड्स। 1 साल के अंदर अंदर ब्लिंकिट पर एडवर्टाइज करने वाले एडवर्टाइजर्स 242 से बढ़ के 557 यानी कि 130% हो गए थे। इन्हीं रीजंस की वजह से पिछले साल Q3 में ब्लिंकिट का ईयर ओवर ईयर रेवेन्यू भी 113% बढ़ा था, एंड दैट इज व्हाई थर्ड क्वार्टर आते आते जोमेटो का प्रॉफिट 36 करोड़ हो गया था, एंड ईयर एंड होते 138 करोड़। इसी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की वजह से जोमेटो का शेयर प्राइस भी बढ़ा 2023 में बाय 108%, लेकिन अभी भी अपने 169 रुपीज के ऑल टाइम हाई से 27% डाउन था। 2024 शुरू होते ही जोमेटो ने अपनी प्लेटफॉर्म फी भी हाइक कर दी 3 रुपीज से 4 रुपीज पे, मतलब 33% हाइक, और इसका रिजल्ट हमें पता चलेगा सून इनफ। लेकिन दीपिंदर गोयल को वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिली है जो उनको चाहिए था। उनको जोमेटो को 2030 तक $100 बिलियन वैल्यूएशन में लेके जाना है विद $1 बिलियन इन प्रॉफिट। बट ये सब फूड डिलीवर करके पॉसिबल नहीं है। इस चीज के लिए उनकी मदद करेगा उनका डार्क हॉर्स हाइपरप्योर। हाइपरप्योर वो सीक्रेट कार्ड है जोमेटो का जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। 2018 में जोमेटो ने बहुत सारे एक्विजिशंस किए थे, जिसमें से एक था बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप
Voto का एक्विजिशन। इसे जोमेटो ने रीब्रांड करके बना दिया हाइपरप्योर। हाइपरप्योर एक ऑनलाइन B2B सप्लायर बिजनेस है जो फार्मर्स और बाकी फूड प्रोड्यूसर से किचन सप्लाईज खरीद कर डायरेक्ट रेस्टोरेंट्स, होटल्स और केटरर्स को प्रोवाइड कराता है। और इस पूरे सेटअप में इसके अलावा कोई मिडिल मैन ना होने की वजह से काफी रीजनेबल प्राइसेस भी ऑफर करता है। मतलब रेस्टोरेंट्स को ऑन टाइम डिलीवरी मिलती है, रीजनेबल प्राइसिंग और कंसिस्टेंट क्वालिटी। दैट इज वाई कोई खास डिस्काउंट्स या ऑफर्स भी नहीं देने पड़ते। अपने इसी किलर आइडिया से हाइपरप्योर आज 30,000 रेस्टोरेंट्स को ऑलरेडी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है इन 10 डिफरेंट सिटीज। साथ ही जोमेटो का टोटल रेवेन्यू शेयर में इसका हिस्सा ग्रो ही कर रहा है। FY22 में हाइपरप्योर मेड 16% ऑफ जोमेटो's टोटल रेवेन्यू, which increased to 21% in FY23. राइट नाउ ये कंट्रीब्यूशन बढ़ के ऑलरेडी 23% हो गया है। वैसे तो हाइपरप्योर का ये ग्रोथ का अंदाजा पहले ही जोमेटो को लग गया था इन 2022, वेयर दे सेड कि हाइपरप्योर कैन बी बिगर देन जोमेटो। अब तक की जोमेटो की जर्नी में एक चीज काफी कंसिस्टेंट रही है, वो है फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग। जोमेटो ने हमेशा से 2 कदम आगे का सोचा है, फिर चाहे वो फूडीबे को रीनेम करके जोमेटो करना हो, ग्लोबल कंपटीशन को एक्वायर करना हो, अपने डेफर्ड टैक्स गेन सही टाइम पे यूज करना, या फिर हाइपरप्योर जैसा एक इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च करना। और ये फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग अभी भी जोमेटो के छोटे छोटे इनोवेशंस में दिखाई देती है। जैसे हाल ही में इसने लॉन्च किया था इंडिया का फर्स्ट लार्ज ऑर्डर फ्लीट। ये न्यू फ्लीट कम्प्लीटली इलेक्ट्रिकल है और 50 लोगों तक के ग्रुप इवेंट्स और पार्टीज को केटर कर सकता है। कंपनी इसमें कूलिंग कंपार्टमेंट्स एंड हॉट बॉक्सेस भी लगवा रही है ताकि लार्ज ऑर्डर्स बेस्ट कंडीशन में डिलीवर हो। ऐसी ही इनोवेशंस की वजह से जोमेटो का लॉन्ग टर्म पोटेंशियल काफी अच्छा लग रहा है, जिसका प्रूफ है 1 मार्च 2024 को जोमेटो ने अपना फ्रेश ऑल टाइम हाई टच किया। जो ऑल टाइम हाई नवंबर 2021 से 169 रुपीज का था, वो अब 173 रुपीज हो गया है। लेकिन इससे आगे की जर्नी जोमेटो और उसके इन्वेस्टर्स के लिए भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर स्विगी का भी IPO आ रहा है। That's it on Zomato from my side। अब तो मुझे ये बताओ कि स्विगी की स्टॉक मार्केट पे लिस्ट होने के बाद ये जोमेटो के लिए बैड न्यूज लाएगी या गुड न्यूज? लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि तुम गूगल करना भूल जाओगे पर यूट्यूब खोलना नहीं। आई होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो।